नमस्कार, सुपरस्टार द विजन में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। भारत के संविधान को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले भारत के संविधान के बारे में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 कंप्लीट कर लिया है और भाग 5 में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में भी जान लिया है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की। तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उसकी नियुक्ति की बात करेंगे, उसकी पदावधि की बात करेंगे, उसके कार्य और शक्ति की बात करेंगे। कोरोना चल रहा है, आपको पता है। मैं भी इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये व्यवस्था मैंने की हुई है। थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा है। तो भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अब जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? आपको बताइए, मोदी जी। जो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, भारत के व्यक्ति के क्रम में 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। देखो, भारत के कुछ प्रधानमंत्री के बारे में प्रश्न जैसे आपसे आते हैं कि भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। जो इंदिरा गांधी रही हैं, भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। और जैसे कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु उनके ही मतलब शासनकाल के दौरान हो गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु उनके पद पर जब वो थे तब हो गई थी। हालांकि राजीव गांधी की मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी। ठीक है। भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था, यानी कि जो प्रधानमंत्री के पद पर थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे। और भी कई प्रकार के प्रश्न, जैसे कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो राजीव गांधी। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिल जाते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ अनुच्छेद है महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री को लेकर, जिसमें कि अनुच्छेद 74 की हम बात करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो मंत्री परिषद और इसका जो प्रमुख होगा मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 75 का क्लोज फर्स्ट के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन वो नियुक्ति करने के मामले में उसकी ये जो शक्ति विवेकीय नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में विवेकीय नहीं है। वह उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा, क्योंकि 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, इंदिरा गांधी 1966 में, 1996 में देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। और वहीं 2004-2009 में कौन बने थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। ये जो व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने, ये लोकसभा से निर्वाचित नहीं थे, ये राज्यसभा से थे। कहां से थे? ये राज्यसभा से निर्वाचित थे। ये भी याद रखना, राज्यसभा से भी निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, मनोनीत की बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर पहली बात तो है कि लोकसभा का अगर सदस्य है तो बेहतर है, अच्छा है। लेकिन अगर वो लोकसभा का भी नहीं है और प्रधानमंत्री बन गया है तो राज्यसभा का सदस्य होगा। और यदि वो राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, तो क्या इस स्थिति में वो प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर किसी भी एक सदन से निर्वाचित हो जाना चाहिए। कितने टाइम के अंदर? 6 माह।
6 माह का एक टाइम है कि 6 माह के भीतर भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा या राज्यसभा में से निर्वाचित होना चाहिए अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तब। हालांकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में कहीं कहीं पर राष्ट्रपति की कुछ विवेकीय शक्ति भी काम करती है। जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा आपने, मैं आर्टिकल 75 पढ़ा रहा हूं, ये भी यहां लिख देता हूं, अनुच्छेद 75 कि यदि लोकसभा में किसी भी दल को पूर्ण और स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे सबसे ज्यादा, उसके गठबंधन को सबसे ज्यादा मत प्राप्त है, तो उस व्यक्ति को, उस गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। और कई ऐसे मामले हैं जैसे कि 1979 में जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। तो इन्होंने चौधरी चरण सिंह को इसी अपनी वैवाहिक शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है। और देखो, चौधरी चरण सिंह भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी लोकसभा में नहीं गए। उसकी वजह क्या है? ऐसा नहीं कि जाना नहीं चाहते थे, उसकी वजह यह है कि इन्होंने सिर्फ 5.5 महीने ही प्रधानमंत्री के पद पर, उस पद को सुशोभित किया। मतलब एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में लगभग 6 माह का समय होना जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ 5.5 महीने ही अपने पद पर रहे थे, इसलिए ये कभी गए नहीं। तो कई बार प्रश्न ऐसा बन जाता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। ठीक है। और वहीं पर 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी तो राष्ट्रपति थे उस समय ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने सर्वसम्मति से, कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता चुन लिया था राजीव गांधी को, तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था, राजीव गांधी को। तो ये कुछ शक्तियां राष्ट्रपति की भी हैं कि वो अपनी उस विवेकीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आप किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आर्टिकल 75 का क्लोज 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में कहता है। वहीं अनुच्छेद यही है 75 का क्लोज 2, ये बात करता है पदावधि की। किसकी? पदावधि की। कि प्रधानमंत्री कितने दिन तक या कितने टाइम तक, कितने वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो देखो, संविधान में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि वो वहां ये लिखा हो कि प्रधानमंत्री अपने पद पर 5 साल तक रहेगा। प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, या फिर ये कह लो कि जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त है, राष्ट्रपति उसे उसके पद से नहीं हटा सकता। हालांकि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। हालांकि उससे पहले भी वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। और एक कंडीशन और आती है, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र वह दे दे तो उसी समय मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा उसी समय। ठीक है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु के बाद। तो यहां पर बात यह है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिन का है। देखो, प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। हालांकि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं। यदि सरकार गिर जाए, किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, सरकार बन पाना मुश्किल हो, तब भी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं।
तो मेन बात यह है कि लोकसभा में अगर उसके गठबंधन या उसकी पार्टी को बहुमत प्राप्त है, वो तब तक अपने पद पर रह सकता है। तो संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इतने दिन तक अपने पद पर रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य। अधिकार और कार्य। प्रधानमंत्री के क्या अधिकार है? प्रधानमंत्री का जो सबसे पहला अधिकार है वो है मंत्री परिषद का गठन करना। वो मंत्री परिषद का गठन करता है, मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन करता है और जो मंत्री बनने वाले हैं उनकी सूची राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सूची प्रधानमंत्री ने सौंपी है। यहां पर राष्ट्रपति की अपनी विवेकी है या अपनी कोई भी पावर काम नहीं करती। जो सूची प्रधानमंत्री सौंपता है बस वही व्यक्ति मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। और मंत्री परिषद, देखो यहां पर मैं एक बात और आपके साथ शेयर कर दूं। यहां पर पॉलिटी में वर्ड आते हैं मंत्री परिषद, एक आता है मंत्रिमंडल। क्या आता है? मंत्रिमंडल। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो मंत्री परिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं शामिल। कौन कौन से? पहला कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। इन सबको मिलाकर मंत्री परिषद तैयार हो जाती है। लेकिन मंत्रिमंडल की जहां बात आती है वहां पर सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में। कैबिनेट स्तर का मतलब यह है कि जो प्रमुख विभाग हैं, जो प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री कहलाते हैं। जो राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए बनाए जाते हैं, और जो उप मंत्री हैं वो राज्य मंत्री को सहायता देने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये मंत्री परिषद और ये मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद का गठन करता है प्रधानमंत्री। फिर मंत्री परिषद के गठन के बाद मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा करता है, और विभागों के बंटवारे के मामले में प्रधानमंत्री की अपनी खुद की विवेकीय शक्ति है, खुद की उसकी पावर है जो किस मंत्री को कौन सा पद देगा, और विभागों का बंटवारा करता है। और मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। ये काम है प्रधानमंत्री की, ठीक है। लेकिन और इसके अलावा मंत्री परिषद के बारे में जब भारत का संविधान बना था, मूल संविधान में मंत्री परिषद के बारे में ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं था कि कितने मंत्री बनने चाहिए। 91वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है 91वां 2003 में, और इसके अनुसार अनुच्छेद 75 के क्लोज में 1 का जोड़ दिया गया, और ये निश्चित कर दिया गया कि अब जो मंत्री बनेंगे वो 15% होने चाहिए। यानी कि 15% किसके? लोकसभा के सदस्यों के, लोकसभा के सदस्यों का 15%। कितना? 82 मंत्री बन सकते हैं। इससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री चाहे तब भी इससे ज्यादा मंत्री नहीं बना सकता। ये संशोधन हुआ 91वां कि आप सिर्फ 82 मंत्री ही बना सकते हैं। और अनुच्छेद 75 का क्लोज 3 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार क्या है कि इसके अनुसार जो मंत्री परिषद होती है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से
सामूहिक रूप से उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा, ये याद रखना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। और किसी एक मंत्री का कार्य, किसी एक मंत्री के किए हुए कार्य की जिम्मेदारी जितने भी सारे मंत्री होते हैं सबकी होती है। यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो समझो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। इसलिए ये जितने भी मंत्रिपरिषद में मंत्री शामिल हैं एक इकाई के रूप में काम करते हैं। और लॉर्ड मार्ले ने ये भी कहा है, लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा है कि मंत्रिपरिषद एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। लॉर्ड मार्ले के द्वारा ये कहा गया है। तो ये प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य हैं। कुछ और अन्य अधिकारों की मैं बात आपसे करता हूं कि अन्य अधिकारों में जो प्रधानमंत्री के अन्य अधिकार हैं, अन्य अधिकार क्या है? प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। किन किन का पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, सेकंड है नीति आयोग, जिसे अब क्या बोलते हैं? योजना आयोग। अब क्या है ये? योजना आयोग। 2015 से इसका नाम चेंज कर दिया गया, नीति आयोग का योजना आयोग। जल संसाधन आयोग, जल संसाधन आयोग। और आपदा आयोग का भी ये, और आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर किसी भी राज्य में या कहीं भी कोई आपदा आती है तो उसका सीधा सीधा जो उत्तरदायित्व है वो किसका है? प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने और उसका सत्रावसान करने के लिए भी बोलता है। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूं, हालांकि इससे पहले आप ये सब जानते होंगे। आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 क्या है? आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संघ के कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी ले। यानी कि जो संघ के मंत्री हैं उनके जो कार्य हैं, जो उनके विनिश्चय हैं, जो उनके निर्णय हैं, कार्य हैं संघ के मंत्रियों के, इनके बारे में सूचना देने का अधिकार है। सूचना देने का राइट है किसे? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को कब? जब राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करता है। तो ये राइट किसका है? प्रधानमंत्री का, कि वो अपने संघ के मंत्री, संघ के जो सरकार है उसके बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दे। और राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ये भी कह सकता है कि संसद के जो सत्र हैं उसे सत्र को आहूत करो या उसका सत्रावसान करो। ये राय कौन देता है? प्रधानमंत्री के से राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये भी राय देता है कि किसी मंत्री को उसके पद से डिमोट करना है या किसी मंत्री की नियुक्ति करनी है, ये भी राय प्रधानमंत्री देता है। आती है इतनी बात समझ में? तो ये प्रधानमंत्री कार्य, नियुक्ति और उसके अधिकार थे जो आज आपने पढ़े। ये भारत के प्रधानमंत्री के बारे में है। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक, जिन्होंने दो बार कार्यकाल पूरा किया है, वो कौन कौन से हैं? जिन्होंने सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो कार्यकाल पूरा किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी, ये भी कई बार प्रधानमंत्री रही हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। और मनमोहन सिंह, मनमोहन भी 2 बार 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। और अभी जो कार्यकाल चल रहा है दूसरा, 6 साल लगभग हो चुके हैं, तो वो
नरेंद्र मोदी जी। ये भी अपना उम्मीद है कि पूरे 10 साल पूरे करेंगे। नेक्स्ट चुनाव होगा जो वो अलग बात है। तो ये लोग जो प्रधानमंत्री रहे हैं सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो कई बार प्रश्न बनते हैं प्रधानमंत्री को लेकर, आप इन्हें 1-2 बार देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।